नीतीश कुमार 115 सीट जीत करके आए थे 2010 में, तो उनको जरूरत थी 7 सीट की और 22 सीट जीत करके आए थे लालू प्रसाद। कई लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव के बेहतर प्रदर्शन नहीं होने से और चारों सीट पे हार मिलने के बाद से नीतीश कुमार सदमे में हैं। नीतीश कुमार के लिए ये जरूरी था कि वो ये सीट जीते। लगातार 2004 की बात छोड़ दें तो उससे पहले लगातार 2009, 2014, 2019 इन सभी में लड़ाई कड़ी दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और लेकर के हाजिर हैं भीतर की बात। भीतर की बात में आज एक बार फिर से हमारे पास बहुत सारे विषय हैं और ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आपने देखा होगा कि अभी से कुछ घंटे पहले ही चुनाव के परिणाम आए हैं। चुनाव के परिणाम आने के बाद बिहार की राजनीति में अचानक से एक ट्विस्ट आया है और इसके बाद एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि 2025 के चुनाव में जो तैयारियां चल रही हैं उन तैयारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। बहुत ज्यादा आसान्वित थे, इस तरह के रिजल्ट की अपेक्षा कोई भी नहीं कर रहा था। जो जीते हैं उनको भी इस बात की अपेक्षा नहीं थी कि वो इतना ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से एनडीए गठबंधन का ये कंबाइंड प्रदर्शन हुआ है उसने कई कहानियों को जन्म दिया है। एक तरफ ये बातें हो रही है कि आप जानते हैं कि जब चोट खाया हुआ व्यक्ति होता है तो वो ज्यादा बाउंस बैक करता है और तेजी से वो प्रहार करता है। निश्चित रूप से 2025 के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है वो जिस तरह से बिहार में अचानक से गायब हो गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गया है, कहीं तीसरे नंबर पे आ गया है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इंडिया बनाम एनडीए का ये जंग कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और किस तरह का टसन बढ़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम बार बार ये चर्चा कर रहे थे कि बिहार की राजनीति में कितना असर डालेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को लेकर के भी पत्ते कुछ खुले हैं। हालांकि प्रशांत किशोर को नजरअंदाज कर दिया जाए ऐसा भी परिणाम नहीं आया है, लेकिन इन परिणामों के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार पर सबकी निगाह टिक गई है। नीतीश कुमार एक्शन में तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आपको याद होगा कि इस चुनाव से पहले मैं लगातार आपको बताता आया हूं, चाहे आपको भीतर की बात में बताने की जरूरत हो या अन्य किसी भी विश्लेषण में मैंने बताया है कि नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा मुफीद तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी कम और राष्ट्रीय जनता दल अच्छा प्रदर्शन करती है। इससे नीतीश कुमार के लिए दोनों घर में, नहीं कहते हैं वो कि नैहर भी आबाद रहे और ससुराल भी आबाद रहे, तभी ना कोई लड़की है वो दोनों जगह में से कहीं भी रह सकती है। बिहार की राजनीति में ये पिछले 19 साल से यही चल रहा है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार 115 सीट जीत करके आए थे 2010 में, तो उनको जरूरत थी 7 सीट की और 22 सीट जीत करके आए थे लालू प्रसाद, राबड़ी देवी। यानी कि तब भी नीतीश कुमार के पास एक ऐसा रास्ता जरूर था जिस रास्ते पर नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले सकते हैं। 2020 में भी वही हुआ। नीतीश कुमार को 43 सीटें आई तो 75 सीट लेकर के सबसे टॉप पे रही राष्ट्रीय जनता दल। नीतीश कुमार ने जैसे ही पाला बदलने का सोचा, रास्ते खुले थे। तो नीतीश कुमार के लिए बिहार की गद्दी पर बने रहने के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन भी खराब नहीं हो। अब ये जो परिणाम आए हैं उसके बाद से कई तरह की बातें की जा रही है और कहा यह जा रहा है, भीतर खाने में जो चर्चा है उसकी बात मैं बता रहा हूं। कई लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव के बेहतर प्रदर्शन नहीं होने से और चारों सीट पे हार मिलने के बाद से नीतीश कुमार सदमे में है। नीतीश कुमार को क्या लग रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो स्थिति बनी है उसमें भाजपा के लिए इतनी बड़ी जीत जो हुई है, उस जीत में उसके लिए घातक भी होता नजर आ रहा है। उसको 25 के लिए परेशानी में भी पड़ना पड़ सकता है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं तो इसके पीछे के कई तर्क हैं। उन तर्कों पर हम अगर आते हैं तो 4 सीटों पे जीत से कितना बिहार की राजनीति बदली है पहले ये समझ लीजिए। नीतीश कुमार के लिए ये जरूरी था कि वो ये सीट जीते। एक सीट उनको मिली थी इन 4 में से। बेलागंज की जीत उनके लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि उनके जो पीछे में या उनकी पार्टी को लेकर के, उनके काम करने के तरीके को लेकर के, उनकी उम्र को लेकर के, उनके वोट बैंक को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे उस सवालों के जवाब देने के लिए उनकी जीत बहुत जरूरी थी। हालांकि जीतन राम मांझी भी जीत के आए हैं
वो भी एक बड़ा एनडीए गठबंधन के हिस्सा बन गए हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दोनों सीट पे जीत होना और खास करके रामगढ़ की सीट पे इतना बेहतरीन प्रदर्शन हुआ, हमने आपको बताया भी कि उसके कारण क्या रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो क्यों पिछड़ रही है, जहां जहां वो पिछड़ रही थी और जिन जिन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई थी, उसी का कारण था कि लोकसभा चुनाव में हारे। वो सेक्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के जहन में आया ही नहीं था, इसलिए कि पिछले कई वर्षों से लगातार 2004 की बात छोड़ दें तो उससे पहले लगातार 2009, 2014, 2019 इन सभी में लड़ाई कड़ी दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 चुनाव से जो बक्सर में जीतती आ रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो जीत में आदमी बहुत कुछ देखता नहीं है। जीत में कितना गलत था, कितना खराब शॉट आपने खेला, कभी आपने देखा है क्रिकेट ना? तो क्रिकेट में जब टीम जीत जाती है तो सारे खून माफ हो जाते हैं, सारे गलतियां माफ हो जाती हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता उधर, सिर्फ जीत का जश्न होता है। लेकिन हारने के बाद वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसने क्या गलती की, और उसके बाद अगर सही टीम है तो बाउंस बैक करती है, वो अपनी गलतियों से सीखती है। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी ही है, वो अपनी गलतियों से सीखती है। भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो गया था कि कुशवाहा समाज और सहनी समाज बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से दूर खड़ा है। वो वोट भले ना देता हो, जिन लोगों को वोट देना है वो चलिए मान लेते हैं कि अगर महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन ने उनको समझाया बुझाया तो दे देते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा लोग वोट देते ही नहीं थे। वो वोट नहीं देने के पीछे भी कारण था कि वो ये समझते थे कि अगर वो वोट नहीं देंगे तो उससे होना क्या है। लेकिन इस बार जो हार हुई बक्सर में, और जिस सवर्णों के वोट के आधार पर, हिंदुत्व वाले वोट के आधार पर, उत्तर प्रदेश से सटा होने के कारण उसके इन्फ्लुएंस के आधार पर जो चीजें सामने आ रही थी, उसमें लोकसभा के चुनाव में अक्सर आपने देखा होगा, या विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी विशेष ध्यान नहीं देती थी। लेकिन इस बार जब मिथिलेश तिवारी चुनाव हारे तो एहसास होने लगा, उनको ये लगने लगा कि कैसे अब यहां पर जीत हासिल की जा सकती है और कौन कौन सा सेक्टर उनसे छूट गया। उन्होंने वो तैयारी की और उस तैयारी में उन्हें पता चला कि जब 30 से 40 हजार के बीच में सहनी समाज का वोट है तो फिर उस वोट को अपने तरफ क्यों नहीं ले, जबकि हमारे पास एक बड़ा नेता है हरीश सहनी के रूप में, वहीं उपेंद्र कुशवाहा के रूप में हमारे पास कुशवाहा समाज का एक बड़ा नेता है, तो फिर हम कुशवाहा समाज का वोट क्यों अपने से दूर होने दें। और यही कारण है कि आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा वहीं से शुरुआत हुई। तो दूसरी तरफ हरीश सहनी ने तो वहां खूंटा गाड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन सहनी समाज के साथ साथ और भी कई अति पिछड़ा समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। खैर, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन नीतीश कुमार के लिए यह कहीं ना कहीं एक चेतावनी जरूर थी। जितना तेजी से भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी उसका फायदा नीतीश कुमार को जरूर मिलेगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान को 40 सीटें मिलती है और उसमें से 30 जीत करके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर 70 से अधिक सीटें जीत करके आती है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि नीतीश कुमार के सामने हमेशा विपक्ष में लालू प्रसाद मजबूत स्थिति में रहे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में नीतीश कुमार को परेशानी हो तो तुरंत वो शिफ्ट होकर के दूसरी तरफ चल जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी बरकरार रहे। एक तो सबसे पहला ये है। दूसरा, प्रशांत किशोर को लेकर के नीतीश कुमार सशंकित थे। प्रशांत किशोर ने प्रदर्शन किया है, उनकी टीम को आप शून्य पर नहीं आंक सकते हैं। 10% वोट लाना, और वो भी 1 महीना पुरानी पार्टी को, निश्चित रूप से एक बड़ा, कहा जाए तो चेंजेस दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला करने में वो सफल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब आंकड़ों की बात करें हम, तो आंकड़ों में आपको नजर आएगा कि बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन 17,000 वोट लाना और लगभग इतने ही वोटों से, थोड़ा सा ऊपर नीचे की बात करें तो लगभग 20-22 हजार वोटों से जीत, ये बात साफ करती है कि आने वाले समय में अगर मौका मिले तो प्रशांत किशोर की टीम बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। वहीं इमामगंज की बात करें तो इमामगंज में जितेंद्र पासवान ने 37,000 वोट ला करके ये बात प्रमाणित किया है कि वो टक्कर में है, और 2025 के चुनाव में यदि दीपा मांझी थोड़ा सा भी पिछड़ती हैं या जनता के नजरों में एक साल में अगर नहीं चढ़ पाती हैं,
तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आने वाला 2025 का चुनाव काफी घातक होने वाला है। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में जनसुराज ने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन बसपा जो वहां लगातार अच्छा करती आ रही है, एक बार फिर से उसने अच्छा किया है और सेकंड नंबर पे रही है। यहाँ जीत हार के आंकड़े हमने आपको बताया कि 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 रहता था, लेकिन इस बार यहाँ जीत हार के आंकड़े जबरदस्त उछाल लेकर के हैं और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी तरफ तरारी की बात करें तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हुआ है, यानी कि प्रशांत किशोर फैक्टर हैं। अगर प्रशांत किशोर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए, ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर डैमेज करेंगे भारतीय जनता पार्टी को या सवर्ण वोटरों को या एनडीए गठबंधन को, लेकिन जस्ट उसके उल्टा हुआ। जो हम ये बात स्थापित कर रहे थे, बार बार हम बता रहे थे कि प्रशांत किशोर को जो स्थापित वोट है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, उसमें सेंधमारी करने में मुश्किल होगी। प्रशांत किशोर जिस रास्ते चल रहे हैं उनको पता चल गया है कि कहां सबसे ज्यादा विकल्प की तलाश हो रही है, और वो था मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज के वोट बैंक में सेंधमारी करने में और दलित समाज के कुछ हद तक वोटों के सेंधमारी करने में, अति पिछड़ा समाज के कुछ वोटों में सेंधमारी करने में सफलता जरूर मिली है प्रशांत किशोर को। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को 2025 के लिए लोग देख रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने वादा किया था कि वो संख्या बल के हिसाब से जिस जाति की जितनी संख्या है उसके आधार पर वो 243 सीटों में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी सबको प्रतिनिधित्व चाहिए। और इसके चलते उस समाज के लोगों ने निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट किया है, वो साफ दिखाई दे रहा है। इसके आगे अगर बात आप करते हैं तो एक बात आपको साफ नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के सामने एक कठिन परिस्थिति पैदा कर दी है कि नीतीश कुमार अपने 15% वोट बैंक के साथ भारतीय जनता पार्टी के अगुवा होंगे, या फिर हिंदुत्व वाला जो नया एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने सामने रख दिया है, जिसमें गिरिराज सिंह को आगे कर दिया है और गिरिराज सिंह लीड कर रहे हैं, उसका फायदा मिल रहा है, या फिर नीतीश कुमार के लिए वो घातक होता जा रहा है। ये 2025 के चुनाव में आपको पता चलेगा। इस चुनाव में बहुत कुछ नहीं था। इस चुनाव में एक गुस्सा था लोगों को, वो था सुरेंद्र यादव के प्रति, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट किया है। एक बार लोग आजमाना चाहते थे कि मनोरमा देवी क्या कर रही है। मनोरमा देवी ने भी अपने जो एमएलसी रही हैं उसके कार्यकाल में बहुत सारे कार्य उस क्षेत्र में किए हैं, इसलिए लोगों का एक सिंपैथी भी था उनके प्रति और उसका प्रकटीकरण हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला एजेंडा अगर चल गया, और इस चुनाव में लगता है कि चल गया है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चिंतित होना चाहिए, और नीतीश कुमार चिंतित होंगे भी, क्योंकि इससे घाटा क्या होगा कि नीतीश कुमार साफ फ्रेम से गायब हो जाएंगे और लड़ाई जो है वो तेजस्वी यादव वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। तो ये भी नीतीश कुमार के लिए घाटे का सौदा होगा। नीतीश कुमार न तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़े, और न नीतीश कुमार चाहते हैं कि बहुत आगे राष्ट्रीय जनता दल बढ़े। दोनों पैरेलल रहे और दोनों के लिए नीतीश कुमार सबसे जरूरी और अहम रहे, ये नीतीश कुमार की मंशा भी है और इसके लिए वो काम भी करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जीत का श्रेय हर बार नीतीश कुमार को मिलता था। नेता को जीत और नेता को हार का श्रेय मिलता है, लेकिन अचानक से यहां परिस्थितियां बदल गई, और बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार को नहीं बल्कि एनडीए के घटक दलों को, सभी दलों को मिलकर के इस जीत का श्रेय लिया गया, और 4 सीटों में नीतीश कुमार पूरी तरह से खो गए। हालांकि सभी सीटों पर उन्होंने प्रचार किया है, लेकिन इस जीत को भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने और लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना बना लिया। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं छुप गए, और जनता दल यूनाइटेड का जश्न जो है आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आया होगा, जितना आपको लोक जनशक्ति पार्टी का नजर आया है, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी का नजर आया है और भाजपा का नजर आया है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जहां नीतीश कुमार के लिए चिंता का कारण जरूर है, और इस चिंता में कहीं ना कहीं वो फिर से याद आ जाता है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल समाप्त तो नीतीश कुमार के लिए वो दूसरा ठेहा कहां रहेगा। यानी वही नैहर ससुराल वाली बात है कि यदि नैहर कमजोर हो गया तो ससुराल में गुजारा हो जाएगा, लेकिन दोनों अगर ठीक है तो कभी इधर कभी उधर दोनों जगह बराबर रहा जा सकता है और बराबर फायदे में रहा जा सकता है। अब इन सब के बाद कहीं ना कहीं लालू और तेजस्वी के कमजोर होने से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार भी कमजोर होंगे, ये बातें भी कही जा रही हैं। यानी कि सीधी तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी जीत से जितना खुशी नहीं है, उतना वो लालू प्रसाद के अचानक से
फ्रेम से ही गायब हो जाने से दुखी नजर आ रहे हैं। ये कारण इसका है कि आप अक्सर जानते होइएगा कि जब वर्ग में कोई भी छात्र शुरू से लेकर अंत तक पूरे साल भर फर्स्ट डिवीजन का लाता हो, हर परीक्षा हर टेस्ट में वो फर्स्ट आता हो, लेकिन फाइनल एग्जाम के समय में यदि वो फेल कर जाता है तो क्लास टीचर को बड़ी दुख होता है। यही स्थिति सामने नजर आ रही है और नीतीश कुमार के लिए ये जरूरी है कि उनके सत्ता में बने रहने के लिए, उनकी कुर्सी पर बने रहने के लिए ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को उतना ही सम्मान दे, उतना ही ज्यादा डरे जितना राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल का डर दिखा करके नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में उनके शीर्ष पर बैठे रहने के लिए वो कुर्सी रिजर्व करा करके रखें, ये भी जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस बढ़ते कद में जो आंकड़े हमारे सामने नजर आए हैं, उस आंकड़ों में साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार थोड़ा कमजोर झारखंड में भी हुए हैं। 2 सीटों में से एक निश्चित जो सीट थी तमाड़ की, वो भी सीट उनके हाथ से निकल गई है। जमशेदपुर की सीट उन्होंने जरूर जीती है और वो सीट जीतना भी था क्योंकि वहां से लगातार जीतते चले आ रहे हैं सरजू राय। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान को एकमात्र सीट मिली थी चतरा में और तेजस्वी यादव भर से चिराग पासवान की वो लड़ाई में चिराग पासवान ने आगे अपने आप को बढ़ा लिया है। ये भी एक कारण है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा जब मजबूत हो जाएगी और सीट शेयरिंग का समझौता हो तो चिराग पासवान को मेरे ऊपर बैठा दे और उनके अगुवाई में नंबर 2 बना करके और उनके अगुवाई में ही चुनाव लड़ जाए। ये सब कुछ नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार योजनाओं और रणनीतियों को, अपने सरकार की नीतियों को लेकर के लोगों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। 7 टीमें उन्होंने बनाई है, ये सभी चीज आप जानते हैं और इसके लिए नीतीश कुमार का ये 4 सीटों का परिणाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उस चौराहे पर आकर के खड़े हैं नीतीश कुमार, जहां से उन्हें फैसला करना है कि आगे उनको किधर मुड़ना है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में आपको हमने कोशिश किया कि चुनाव के बाद जो बिहार की परिस्थितियां और नीतीश कुमार की मनोदशा है उसके विषय में हम आपको समझाने की कोशिश करें। जो हमारी बातचीत अलग अलग लोगों से हुई है उसके आधार पर हमने ये स्थापित करने की कोशिश की कि जो बिहार की राजनीति है वर्तमान किस दिशा में जा रही है। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।